हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए और साथ ही साथ स्टेनोग्राफर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के लिए साइंस और मैथमेटिक्स की क्लासेस डेली लेकर के आ रहा हूं। और आप सभी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आप सभी लोगों का जो प्यार है वो निरंतर हमें मिलते रह रहा है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आप लोगों के सभी के प्यार के बदौलत और मां सरस्वती की के कारण ही जो है हम कौन से नंबर की क्लास में पहुंच चुके हैं। तो आज हमारी 103 नंबर की क्लास है। कौन से नंबर की क्लास है? 103 नंबर की क्लास है। यानी इससे पहले ऑलरेडी 102 क्लासेस हो चुकी है और वो सभी क्लासेस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज आपको करवाई गई है, जिसके अंदर हमने पहले केमिस्ट्री पूरी करी है, फिर फिजिक्स को पूरा किया था, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी कंप्लीट करी और फिर हमने बायोलॉजी को कंप्लीट किया है। और आज हमारे बायोलॉजी का लास्ट लेक्चर है और लास्ट टॉपिक है। और ये लास्ट टॉपिक क्या है? मानव में लिंग निर्धारण। और आप लोगों को जैसा कि पता है, बिल्कुल एकदम बहुत ही आसान शब्दों के अंदर साइंस को समझाया जा रहा है और आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है, इसकी मुझे बहुत ही खुशी है। तो आप सभी लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि आज अपनी जो ये बायोलॉजी कंप्लीट हो रही है, तो इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस समस्या का आपके समाधान कर सकूं। और ये संपूर्ण तरीके से निशुल्क बैच है, तो आप लोग जो है इसे YouTube के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टमेटिक पढ़ सकते हैं, जैसे आपको ऐप के अंदर पढ़ाया जाता है वैसे ही। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास में हमारा ये टेलीग्राम चैनल भी है, जो कि आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे प्यारे दोस्तों के सपोर्ट के माध्यम से 1900 से ज्यादा विद्यार्थी आज राजस्थान एकेडमी सिरोही टेलीग्राम चैनल पर जुड़ चुके हैं। और इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के लिए जो है क्वेश्चंस को लेकर के मैं बहुत ही जल्दी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसके अंदर हम डेली आप लोगों के लिए क्वेश्चंस पोस्ट करेंगे और आप लोगों को उनके आंसर्स देने हैं। साथ ही साथ उन क्वेश्चंस की व्याख्या भी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे रखा है। इसके बाद में ये मेरे द्वारा आप सभी लोगों के लिए लिखी हुई एलडीसी एग्जाम के लिए एक पुस्तक है, जो आप लोग जो है मार्केट के अंदर राजस्थान के अंदर किसी भी बुक स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। ये चवन्य प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है और राजस्थान के कई विद्यार्थियों ने इस पुस्तक को खरीदा है और अभी तक सभी विद्यार्थियों का फीडबैक पॉजिटिव आया है, सभी को ये पुस्तक पसंद आई है। तो आप भी जो है देरी नहीं करें और इस पुस्तक को खरीद लीजिए। हो सकता है बाद में आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो फिर आप कहेंगे तो ये आपको अवेलेबल करवाना थोड़ा मुश्किल होगा। चलिए अब हम बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक की, और आज का टॉपिक है मानव में लिंग निर्धारण। बहुत ही छोटा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, तो मानव में लिंग निर्धारण। अब मानव में लिंग निर्धारण का मतलब है कि जो आपके माता पिता है उनसे होने वाली जो संतान होती है, उस संतान का जो लिंग होगा, यानी वो बच्चा होगा या फिर बच्ची होगी, यानी लड़का या लड़की क्या होगा, इसके बारे में आज आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ आपको ये भी एक जो मिसकॉन्सेप्शन है कि बच्चा जो है ज्यादा अगर लड़कियां पैदा होती है तो माँ को जहां पर आज ग्रामीण परिवेश के अंदर जो है दोषी ठहराया जाता है कि ये जो माँ है इसके अंदर कोई कमी है, इसी की वजह से जो है हमारे क्या हो रहा है, घर में लड़कियां ही लड़कियां हो रही है। लेकिन आज तो वर्तमान में बहुत स्थिति सुधरी है, लेकिन आज से 10, 15, 20 साल पहले की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा जो है लड़कियों की स्थिति को लेकर के मतलब एक स्थितियां खराब थी ना, उनको पढ़ने दिया जाता था और बीच में तो जो है बहुत ही ज्यादा वो भ्रूण हत्या भी करवाई जा रही थी। लेकिन अभी थोड़ी सी जो है जागरूकता आई है और लोगों ने कई जो है अब जाकर के लड़कियों के प्रति भी एक सम्मान की भावना रखी है। मैं तो यही कहूंगा कि हर किसी को लड़के और लड़की को सम्मान ही मानना चाहिए। और आज हर क्षेत्र के अंदर जो है लड़कों से भी आगे है लड़कियां। आप चाहे यूपीएससी के रिजल्ट को देखें, चाहे आरएएस के रिजल्ट को देखें, हमारी हाल ही की जो आरएएस टॉपर है मुक्ता राव जी, वो भी तो एक महिला है। क्या आईएएस टॉपर नहीं बनी है क्या? क्या हमारे पास में आज जो है, पहले कहा जाता था कि पायलट नहीं बनती, आज पायलट लड़कियां भी है। आज फाइटर प्लान जो होते हैं, फाइटर जो प्लेन होते हैं, उनको भी आज लड़कियां उड़ा रही है। मिग वगैरह को भी आजकल जो है कई बहनें उड़ा रही है।
ट्रेनें भी कई बहनें चला रही है, रिक्शा चला रही है, कई बहनें आजकल जो है बाइक वगैरह भी चलाती है। पहले साइकिल चलाना भी जहां पर एक दोष माना जाता था। तो अब जो आप सोच रहे होंगे, अच्छा आज तो सर पूरा का पूरा जो है लड़कियों पे भाषण, नहीं भाई भाषण नहीं दे रहा, ये समझा रहा हूं। तो वहां पर जो है महिला की गलती नहीं होती थी, ये चीज आज आपको समझ में आएगी कि कैसे जो है एक बच्चे के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है, मां का उसमें कोई लेना देना नहीं होता। देखिए अब बात करते हैं, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो मनुष्य है, जो मानव है, उसके अंदर कुल गुणसूत्र कितने होते हैं। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। कुल गुणसूत्र, जब कुल गुणसूत्र की बात की जाती है तो होते हैं 44। कितने? 46। लेकिन अगर पूछा जाए कि कुल गुण जोड़े कितने होते हैं, गुणसूत्रों के जोड़े कितने हैं, यानी कि कुल गुणसूत्र जोड़े या युग्म, तो मैं आपको बता दूं कि वहां पर आपके आंसर हो जाएगा 23। क्योंकि दो दो गुणसूत्र मिलकर के एक युग्म या एक जोड़ा बनते हैं। तो कुल गुणसूत्र युग्म कितने हो जाएंगे? 23 हो जाएंगे। और कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं, 46 होते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर भी बड़ी बात यह है कि जो 23 जोड़े हैं, इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं, कितने? 22 जोड़े या 22 युग्म, वो तो नर और मादा में समान होते हैं। नर व मादा में समान। ठीक है। और इनको जो है हम क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं, क्योंकि इनका लिंग निर्धारण में कोई लेना देना नहीं है। तो इनको अपन क्या कहते हैं? अलिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। तो 22 जोड़े का मतलब क्या हो गया? 44 गुणसूत्र जो है वो कैसे होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि नर और मादा में समान होते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पास में एक जोड़ा ऐसा होता है, यानी एक जोड़ी गुणसूत्र जो होते हैं वो नर और मादा में अलग अलग होते हैं। अब कैसे? तो देखिए, मादा के अंदर यानी महिला के अंदर तो होते हैं वो कौन से? एक्स एक्स। और अगर बात की जाए नर के अंदर, तो नर के अंदर वो होते हैं एक्स वाई। ठीक है। और ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र होता है, इसी को हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब इसको एक बार आप अच्छे से नोट करिए, क्योंकि मुझे पता है इसके अंदर आप कहां कंफ्यूज होते हैं, और अब जो है आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसकी भी मैं गारंटी देता हूं। एक बार आप इसको लिखिए। तो मानव के अंदर कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? तो आपका आंसर होगा 46। अगर क्या पूछा जाए कुल गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 46। अगर वहां पर मान लीजिए ऑप्शन में 46 नहीं है और ऑप्शन है 23, तो आप 23 भी टिक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके डायरेक्ट ही लिख दिया उन्होंने कि कुल गुणसूत्र युग्म कितने होते हैं या गुणसूत्र जोड़े कितने होते हैं, तो जोड़े होते हैं आपके 23। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। दो दो गुणसूत्र मिल करके एक जोड़ा बनाते हैं। अब ये जो 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, उसमें से जो 22 जोड़ियां होती हैं वो नर और मादा में समान ही होती है। ठीक है। मतलब इन 22 जोड़ियों के अंदर जो 44 गुणसूत्र है, उनका आपके नर या मादा अलग अलग कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों के अंदर सेम ही होते हैं। और इन 22 जोड़ी गुणसूत्र या 44 गुणसूत्रों को, 22 जोड़ी गुणसूत्र, और अगर गुणसूत्रों की संख्या बतानी है तो 44, लेकिन जोड़ी की संख्या है तो 22। ये कैसे होते हैं? अलिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी इनका लिंग निर्धारण में किसी भी प्रकार का कोई योगदान नहीं होता। ठीक। तो लिंग निर्धारण करने के लिए जो एक जोड़ी बची है, 23वीं जोड़ी, वो जोड़ी होती है, वो आपके लिंग को डिसाइड करती है कि जो आने वाली संतान है वो मादा होगी या नर होगी। ठीक है। अब देखिए, वो जो जोड़ी होती है वो मादा के अंदर तो कौन सी होती है? एक्स एक्स होती है। और नर के अंदर कौन सी होती है? एक्स वाई होती है। तो ये याद रखना कि जो मादा के अंदर लिंग गुणसूत्र होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। जबकि नर के अंदर जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स वाई। इस पर जो है ये इतना जो लिखवाया है, इस पर हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आ चुका है।
चाहे आपके सीईटी का एग्जाम हो, अभी जो मेरी पुस्तक आ रही है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, आप उसके अंदर लगभग साइंस के 8000 क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको यह समझ में आ जाएगा वहां पर कि इस टॉपिक से हर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। कुल गुणसूत्रों पर भी क्वेश्चन पूछ लिया, युग्मों पर भी पूछ लिया, अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, युग्म कितने होते हैं, नर और मादा में समान गुणसूत्र कितने होते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो कितने गुणसूत्र समान होते हैं, 44। जोड़े की बात करें तो 22। ठीक है, ये अब आपको समझ में आ गया कि मादा और नर के अंदर एक ही जोड़ी ऐसे गुणसूत्र हैं जो लिंग को निर्धारित करते हैं। अब इसके अंदर भी आप देख रहे होंगे कि मादा के अंदर दोनों के दोनों गुणसूत्र सेम है, एक्स एक्स। मतलब मादा का जो गुणसूत्र है एक्स एक्स, वो तो दोनों ही एक्स है भाई। मादा का जो गुणसूत्र है 23वीं जोड़ी, जिसमें से अपन गुणसूत्र लेंगे और लिंग का निर्धारण होगा, अब उसके तो दोनों ही सेम है। कोई सा ही गुणसूत्र आ जाए भाई, ये वाला आएगा तो भी एक्स आएगा, वो वाला आएगा तो भी एक्स ही आएगा। इसका मतलब जो बच्चे का लिंग निर्धारित करता है वो कौन निर्धारित करता है, नर निर्धारित करता है। क्योंकि अगर नर के पास में कौन सा है, एक्स और वाई दो अलग अलग है। अगर एक्स आया, अगर नर का जो है एक्स गुणसूत्र गया तो आने वाली संतान क्या हो जाएगी, बच्ची हो जाएगी। क्यों, क्योंकि मादा का तो एक्स ही आने वाला था और पिता का भी एक्स गया, तो एक्स एक्स क्या बनेगा, एक्स एक्स तो मादा बनेगी। और अगर पिता का वाई गया तो इसका एक्स इसका वाई मिलकर बनेगा नर। समझ में आ गई बात। तो बच्चे का संतति का जो लिंग है वो लिंग कौन निर्धारित करता है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो उस बच्चे के जो पिता होते हैं वो निर्धारित करेंगे उसका लिंग। उसकी माता का कोई रोल है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो है आप जब भी शादी करें या कोई शादीशुदा है और अगर आपके परिवार में लक्ष्मी पैदा हो रही है तो उस लक्ष्मी को पैदा करने के लिए जिस मां ने दर्द झेला था उस मां का अब जो है उस लक्ष्मी के जन्म में योगदान नहीं है। मतलब पूरा योगदान तो मां का ही है, मां जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिंग निर्धारण में उस मां की कोई गलती नहीं है, वहां पर उसके पिता का रोल होता है। समझ में आ गई बात। तो ये जो मिसकॉन्सेप्शन है, ये जो समाज के अंदर गलत भ्रांति फैलाई जा रही है या गलत भ्रांति फैली हुई थी, अब तो बहुत सुधार आया है। अब तो सोशल मीडिया की वजह से, मेडिकल सुविधाओं की वजह से बहुत सारा सुधार आ रहा है। लेकिन आप फिर भी आपका कर्तव्य बनता है कि अपने परिवार में, अपने जो आस पड़ोस में जो भी रहते हैं उन्हें समझाए, या अगर ऐसा कहीं होते देख रहे हैं तो आप उन्हें समझाए ये साइंस कि भाई ये होता है, इसमें बेचारी इस महिला का जो है कोई दोष नहीं है। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। अब देखिए आगे बात करते हैं। अब आपने ये देख लिया कि मादा के पास में तो क्या है, एक्स एक्स है। ठीक है, देखिएगा मादा के पास में कौन कौन से गुणसूत्र है, एक्स एक्स। और नर के पास में कौन से हैं, एक्स वाई। ठीक है, तो अब मादा का तो 100% फिक्स है कि पहले से ही कि उसके तो एक्स क्रोमोसोम ही आने वाला है, एक्स गुणसूत्र ही आने वाला है। लेकिन ये जो नर है इसके पास में चांस है कि 50% तो इसके कौन आ सकता है भाई, एक्स। दोनों ही है तो 50-50% प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है। ठीक है, कि हो सकता है 50% एक्स आएगा या 50% वाई आएगा। अब अगर जो है देखिए एक्स जाता है नर का तो क्या आएगा, बच्ची होगी। और अगर वाई जाता है तो बच्चा होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि नर कैसे इसका जो है निर्धारण करेगा। और इसके लिए अब जो है एक डायग्राम बना लीजिए, तो वो डायग्राम से आपको और पता चलेगा। नर और ये मादा, नर के पास में क्या है, एक्स वाई, मादा के पास में है एक्स एक्स। ये दो भागों में टूटेगा, एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र। इसके भी दो भाग आएंगे, एक्स गुणसूत्र और एक्स गुणसूत्र। ठीक है, अब मान लीजिए नर का ये गुणसूत्र और मादा का ये गुणसूत्र मिलता है। ठीक है, मतलब आपके क्या हो गया ये भाई, मादा का तो क्या होता है, अंडाणु होता है। मादा तो क्या देती है, अंडाणु। और आपके नर क्या देता है, तो नर देता है शुक्राणु। ठीक है, इसी के अंदर तो होंगे ये गुणसूत्र। तो मान लीजिए नर का एक्स और मादा का जो है एक्स मिलता है, तो जो आने वाली संतति है उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा, एक्स एक्स।
अब अगर एक्स एक्स है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगी, लड़की होगी, क्योंकि पहले ही बता दिया मादा में क्या होता है एक्स एक्स, तो ये क्या होगी, लड़की। मान लीजिए ये एक्स और ये एक्स जुड़ता है तो भी क्या होगी, लड़की ही होगी। लेकिन अगर ये y और ये x जुड़ता है तो एक्स वाई यानी लड़का, ये y और ये x तो भी एक्स वाई, तो ये भी लड़का। यानी सीधे सीधे देखें तो यहां पर संतति के पास में चार ऑप्शन है, लेकिन चार में से दो दो सेम है, तो इसका मतलब आने वाली जो संतान है वो संतान के पास में दो ही ऑप्शन होते हैं। वो कभी कभी गुणसूत्रों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से जो है तीसरे प्रकार की संतान होती है, वरना संतान के पास में दो ही ऑप्शन होते हैं कि या तो वो जो है क्या होगी, एक्स एक्स होगी या फिर एक्स वाई होगा। यानी लड़के और लड़की, लड़का या लड़की दोनों ही होने की जो प्रायिकता होती है वो 50-50% होती है। कोई ऐसा नहीं है कि लड़की के होने की प्रायिकता ज्यादा थी या लड़के के होने की, नहीं। संतति जो होती है उसके पास में दो ही ऑप्शन है, या तो वो लड़की बनेगा या लड़का होगा। समझ में आ गई बात। और ये भी रोल किस पर डिपेंड करेगा कि पिता का जो है कौन सा गुणसूत्र गया है। तो लड़का या लड़की होने की प्रायिकता जो होती है वो 50-50% ही होती है, दोनों की समान होती है। समझ में आ गई बात, क्लियर है आप लोगों को। और ये जो बनते हैं ना ये युग्मक कहलाते हैं, ठीक है भाई। इसका और इसका जो गुणसूत्र मिलता है ना उसको युग्मक कहते हैं, ठीक है। अरे यहाँ ये नहीं है युग्मक, ये रहा, ये जो टूटे हैं ना, टुकड़े करे ना मैंने, एक्स 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 वाई, ये चार, इनको कहते हैं युग्मक, ठीक है। चलिए गेमेट्स ये लिख लीजिए आप, जल्दी से लिख लीजिए एक बार फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था मानव में लिंग निर्धारण, और मानव में लिंग निर्धारण से संबंधित आपसे जो है एग्जाम के अंदर जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इस टॉपिक को, है तो ये मात्र 10 मिनट का टॉपिक, लेकिन इससे क्वेश्चन जो है हर बार, हर लगभग एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन इससे पूछे ही जाते हैं। तो इस टॉपिक को अच्छे से तैयार कर ले हुए, ये सभी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी के साथ में आज मैं मेरी तरफ से बायोलॉजी को करता हूं समाप्त, और जो अगला आप लोगों के लिए वीडियो आने वाला है वो अभी तक जो आपको साइंस के अंदर पढ़ाया गया है उसको आप कैसे प्रिपेयर करें, उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, उस पर आधारित होगा। और उसके बाद में अगले टॉपिक से अपन जो है पारिस्थितिकी वाला टॉपिक शुरू करेंगे, और पारिस्थितिकी के बाद में बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी के बाद में सूचना प्रौद्योगिकी अपन पढ़ेंगे। अब अपने पास में मेजर तीन पोर्शन रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और बायोटेक्नोलॉजी। फिर अपने ये पूरी साइंस हो जाएगी, और फिर अपन जो है मैथ्स को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैथ्स के अंदर भी अपन निर्देशांक ज्यामिति को शुरू कर चुके हैं, तो आप लोग जो है मैथ्स और साइंस दोनों की क्लासेस को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़िएगा। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, धन्यवाद। और इस वीडियो के अंदर कमेंट करके जरूर बताइएगा ये क्लास कैसी लगी, और साथ ही साथ जो है आज तक की 103 क्लासेस किस किस विद्यार्थी ने कमेंट कर दी वो भी जरूर जो है मतलब कंप्लीट कर दी, वो भी कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।